मुझे सिर्फ तुम्हारी खोपड़ी चाहिए। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो झील के किनारे बैठ के किताब पढ़ रही होती है, जिसे उसका बॉयफ्रेंड ड्रोन से डरा देता है। जिसके बाद लड़की उसे जेसिका के बारे में पूछती है जो कि बीमार होती है। फिर वो खुद उसे देखने के लिए चली जाती है। जेसिका सो रही होती है, इसीलिए वो अपनी किताब निकालती है और वहाँ बैठ के पढ़ने लगती है। लेकिन अचानक जेसिका उठ जाती है और किताब को बिना देखे किताब में जो भी लिखा है वो बड़बड़ाने लगती है, जिसे देखकर लड़की डर जाती है और जेसिका को चुप होने के लिए कहती है। जिसके बाद जेसिका बेहोश हो जाती है और नीचे गिर जाती है और जैसे ही लड़की उसे चेक करने के लिए जाती है, जेसिका कहती है मुंह तो तुझे अपना बंद करना चाहिए, और फिर उसके सर के बाल तक को उखाड़ देती है। जिसके बाद जेसिका झील के किनारे ड्रोन से अपने आप को मारने की कोशिश करते हुए पानी में कूद जाती है, जिसको बचाने के लिए वो लड़का भी पानी में कूद जाता है। अब उसे क्या पता जेसिका अब जेसिका नहीं रही, वो शैतान के वश में आ चुकी है। जेसिका उस लड़के का भी सर धड़ से अलग कर देती है और पानी से बाहर फेंक देती है। जिसके बाद हम देखते हैं जेसिका हवा में है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़की बेथ को दिखाया जाता है जो अपनी प्रेगनेंसी चेक कर रही होती है। फिर हमें बेथ की बहन एली को दिखाया जाता है जो अपनी बेटे डैनी, ब्रिजेड और कैसी के साथ एक खुशहाल परिवार की तरह रहती है, जहाँ पर बेथ भी रहने के लिए और उसकी मदद के लिए चली आती है। और जब बेथ एली के हस्बैंड के बारे में उससे पूछती है तो एली थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है और डैनी के साथ ब्रिजेड और कैसी को पिज्जा लेने के लिए बाहर भेज देती है और अपने हस्बैंड के बारे में बेथ के साथ बात करती है, जहाँ पर हमें पता चलता है एली के उसके हस्बैंड के साथ कुछ बातों को लेकर मतभेद होने के कारण अब वो दोनों एक साथ नहीं रहते। जब डैनी और बाकी बच्चे पिज्जा लेकर वापस अपार्टमेंट में आते हैं तब अचानक भूकंप के कारण बिल्डिंग की छत गिर जाती है और वहाँ पर एक गड्ढा बन जाता है। डैनी उस गड्ढे से होते हुए नीचे चला जाता है। वो जगह बिल्डिंग की बहुत पुरानी जगह होती है जो कि सालों से बंद पड़ा हुआ था, जहाँ पर डैनी को ढूंढने पर 2 सीडी के अलावा एक पुरानी किताब मिलता है जो शैतानी किताब जैसा लग रहा होता है, जिसका ऊपरी कवर इंसानी मांस से बना होता है। डैनी उस किताब को अपने रूम में ले आता है। उस किताब को खोलने के चक्कर में उसके हाथों से खून भी निकल जाता है, लेकिन वो किताब नहीं खुलता। लेकिन जैसे ही डैनी के हाथों से निकला खून उस किताब के ऊपर पड़ता है, वो किताब खुल जाता है, जिससे हमें पता चलता है वो किताब कितनी श्रापित हो सकता है। उस किताब में अजीब अजीब चित्र बने होते हैं, जिससे डरकर ब्रिजेड उसे बंद कर देती है। ब्रिजेड के जाने के बाद डैनी उन 2 सीडियों को चलाता है, जिनमें से पहले सीडी पे उस किताब के इतिहास के बारे में बताया गया था और दूसरे सीडी में उस किताब में जिस शैतान के बारे में बात किया गया है और उसके चित्र भी बने हुए हैं, उस शैतान को बुलाने का मंत्र उच्चारण किया गया था। डैनी उस दूसरे सीडी को भी चला देता है। दूसरे सीडी के चलते ही मंत्र उच्चारण होने लगते हैं, जिसे डैनी डरकर बंद करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो बंद नहीं कर पाता। जिसके बाद शैतान जाग जाता है और लिफ्ट में डैनी की मां पर अटैक कर देता है और एली पूरी तरीके से शैतान के वश में आ जाती है। जिसके बाद वो घर में आकर अजीब अजीब हरकतें करने लगती है और फिर एली उल्टी करके बेहोश हो जाती है। ऐसा लगता है कि वो मर चुकी है। एली के पड़ोसी उसके आत्मा के शांति के लिए प्रेयर करते हैं और फिर वो दोनों लिफ्ट ठीक करने के लिए नीचे चले जाते हैं, जो कि बार बार करंट आने और जाने की वजह से खराब हो चुका था। जब बेथ अपनी बहन एली के साथ अकेले होती है तब अचानक फोन में कुछ वॉइस मेल्स आती है और फोन अपने आप ही टूट जाता है। और जब बेथ पीछे मुड़कर देखती है तो उसकी बहन एली बेड पर बैठी होती है, जिसे देखकर बेथ खुश तो बहुत होती है, लेकिन वो नोटिस करती है कि एली की शरीर बहुत गर्म हो चुकी है। बेथ और डैनी एली को बाथटब में डुबाकर ठंडा करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद जो होता है उससे उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो देखते हैं एली दीवार पर चढ़कर बहुत जोर से चिल्लाती है, क्योंकि अब वो पूरी तरीके से शैतान के वश में आ चुकी है, जिसकी आवाज उसके पड़ोसी भी सुन लेते हैं। एली बेथ को मारने के लिए आगे बढ़ जाती है और एक शीशे के टुकड़े को उसके बाएं हाथ के आर पार कर देती है और फिर ब्रिजेड के ऊपर हमला करके उसे जख्मी कर देती है। जिसको बचाने के लिए डैनी उसके ऊपर चेयर से हमला करता है, जिससे एली दूर जाकर गिरती है, लेकिन फिर से वो खड़ा हो जाती है और जैसे ही देखती है कि उसके पड़ोसी गेट के बाहर खड़े हैं, एली उस पर हमला करके उसके आंखों को निकाल लेती है और बेथ मौका देख के दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। बेथ देखती है वो आदमी अभी भी जिंदा है, लेकिन एली उसे भी मार देती है। फिर एक बूढ़ा आदमी गन से एली पर शूट कर देता है, लेकिन एली उसे भी पटक देती है। डैनी बेथ को सारी घटना बताता है, कैसे उसे वो सीडी मिली, वो किताब मिला और इन सब चीजों के लिए डैनी अपने आप को दोष देने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम ब्रिजेड को देखते हैं, जिसके ऊपर अब शैतान का असर होने लगा था। एली अपनी छोटी बेटी कैसी को अकेला देखकर उसे बहला फुसला कर दरवाजा खोलने के लिए मजबूर कर देती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलती है एली उसकी गर्दन पकड़कर हवा में उठा देती है। कैसी की आवाज सुनकर बेथ और डैनी दौड़ के वहाँ चले आते हैं और एली से उसे छुड़ाते हैं। फिर बेथ ब्रिजेड को देखने के लिए जाती है और हम देखते हैं ब्रिजेड के ऊपर अब शैतान पूरी तरीके से हावी हो चुका है। ब्रिजेड बेथ के ऊपर हमला करती है, बेथ भी उसके ऊपर जवाबी हमला करती है, जिससे ब्रिजेड नीचे गिर जाती है और फिर ब्रिजेड कैसी की तरफ बढ़ चलती है, लेकिन कैसी के हाथ में जो डंडा होता है वो ब्रिजेड के मुंह के आर पार हो जाता है, जिससे ब्रिजेड बेहोश हो जाती है और डैनी उसे बांध कर बिस्तर में रख देता है। बेथ को लगता है अगर उन सीढ़ियों को दोबारा गौर से सुनेगी तो हो सकता है उसे इन समस्याओं का समाधान मिल जाए, इसीलिए वो डैनी को एक चाकू पकड़ा देती है ताकि जरूरत के समय वो इसका इस्तेमाल कर सके और खुद हेडफोन लगाकर उन सीडी को सुनने लगती है। फिर हम देखते हैं एली एयर वेंटिलेशन के जरिए अंदर आने के बारे में सोचती है।
वेंटिलेशन से आवाज आने के कारण डैनी और कैसी उसे देखने के लिए आती है, लेकिन डैनी को यह भनक तक नहीं था ब्रिजेट को जिसने उसे बांध कर रखा है वो उसी की तरफ बढ़ रही है। और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तब ब्रिजेट उसके ऊपर हमला कर देती है, जिससे डरकर कैसी बेड के नीचे छुप जाती है, जिससे लड़ते लड़ते आखिरकार डैनी उसे आग से जला देता है, लेकिन वो खुद भी बहुत ज्यादा घायल हो चुका है। फिर हम बेथ को देखते हैं जो हेडफोन लगाने के कारण वेंटिलेशन के जरिए आ चुके एली को नहीं सुन पाती, लेकिन जैसे ही उसकी नजर एली पर जाती है बेथ उस पर हमला करके रूम से बाहर आ जाती है। बेथ देखती है डैनी की हालत बहुत खराब है। बेथ के गोद में डैनी की मृत्यु हो जाता है। एली दोबारा बेथ पर हमला करती है, लेकिन बेड के नीचे छुपा हुआ कैसी बेथ को सहायता करने के लिए उसकी तरफ कैंची फेंक देती है, जिसको उठाकर बेथ एली की नाक में घुसा देती है। जिसके बाद बेथ कैसी को लेकर लिफ्ट की तरफ बढ़ चलती है। रास्ते में एली उनके सामने आ जाती है, जिससे बेथ गोली मार देती है। बेथ देखती है सारे मुर्दे उनकी तरफ बढ़ रही है, इसीलिए जल्दी से कैसी को लेकर वो लिफ्ट के अंदर चली जाती है, लेकिन लिफ्ट के ऊपर आत्माओं के चीरफाड़ करने के कारण लिफ्ट पूरी तरीके से खून से भर जाता है, जिससे उनका दम घुटने लगता है। और जैसे तैसे करके वो पार्किंग एरिया में पहुंच जाते हैं और गाड़ी लेकर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी किस्मत इतनी खराब होती है कि गाड़ी वही फंस जाता है। और हम देखते हैं एली अब कुछ अलग ही रूप ले चुकी है, जो उन पे हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन बेथ और कैसी जैसे तैसे करके एली से छुपते छुपाते गेट बंद होने से पहले वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। बेथ तो निकल जाती है, लेकिन एली कैसी को पकड़ लेती है, जिसको बचाने के लिए बेथ दोबारा बंदूक लेकर अंदर आ जाती है। एली कैसी को मारने ही वाली होती है, लेकिन बेथ पीछे से एली पर गन से हमला कर देती है, जिससे एली का ध्यान भटक जाता है और वो गुस्से में बेथ को श्रेडर के अंदर डालने वाली होती है, लेकिन कैसी उस श्रेडर को बंद कर देती है। बेथ इस बात का फायदा उठाकर हाथ में चेन सा उठा लेती है और कैसी से बोलती है इसे चालू करो कैसे। फिर बेथ एली पर चेनसॉ लेकर हमला करके उसे श्रेडर के अंदर खदेड़ देती है और एली का काम तमाम कर देती है, जिसके बाद बेथ और कैसी वहां से निकल जाते हैं। फिर हम उसी बिल्डिंग से एक लेडी को नीचे पार्किंग एरिया में आते हुए देखते हैं, जो फोन पे किसी से बात कर रही होती है। वो कहती है उसे ठीक से नींद नहीं आई कुछ आवाजों की वजह से, और जब वो गाड़ी में बैठती है तब उसकी नजर जाती है पीछे वाली श्रेडर पे, जिसे देखने के लिए वो बाहर आ जाती है, जिसके बाद कोई अनजान शक्ति उसके ऊपर हमला करती है और कहानी यही खत्म हो जाता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।